हेलो। हेलो। हाँ भाई। अ, गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को यूनिक साइंस अकेडमी पे आप सभी लोगों का जो है वो स्वागत है। अपन जो है एमएससी एंट्रेंस जो अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी करवाती है, उसका जो है सिलेबस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और आप जो ये यूनिक साइंस अकेडमी जो है, वो आपके फिज़िक्स का सिलेबस जो है एमएससी एंट्रेंस का जो है, वो पूर्ण रूप से जो है अच्छे तरीके से करवाएगी। ठीक है? मैं आप लोगों को जो है वो बता देता हूँ कि भई राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो आपका या एमएलएस यूनिवर्सिटी, पीडीएसयू यूनिवर्सिटी, ये सब जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो आपका फिज़िक्स का जो सिलेबस होता है, उसके आधार पे जो एंट्रेंस कंडक्ट कराती हैं, उसका जो सिलेबस जो रहता है वो आपका ग्रेजुएशन पे आधारित रहता है। यानी कि आप जो बीएससी में जो पढ़ते हो लगभग वही रहता है ना? और न्यूमेरिकल्स आधारित पे रहता है। तो अब पेपर का जो आपका पैटर्न वगैरह जो है वो मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा-सा, है ना? अपने जो ये है एमएससी का और इसमें एडमिशन लेने के लिए जो है वो अपना क्या लगता है एंट्रेंस लगता है ना? ये आपका एंट्रेंस लगता है। अब ये हर यूनिवर्सिटी जो है वो नहीं कराती, कुछ यूनिवर्सिटियाँ करवाती हैं और कुछ जो है परसेंटेज बेस पे एडमिशन देती हैं। बट अपने यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी जिसका सबसे अच्छा फिज़िक्स डिपार्टमेंट है और वो जो है वो अपना जो है वो एंट्रेंस कराती है। ये टेस्ट एक एक टेस्ट पेपर जो है वो आपका कंडक्ट करवाती है। अब ये टेस्ट पेपर कैसा होता है? इसकी प्रकृति कैसी होती है? कितना मॉडरेट लेवल का होता है, ईज़ी होता है, हार्ड होता है, इसकी बात अपन करेंगे, है ना? ये टेस्ट जो है वो आपका लगभग जो है ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का होता है। कितने का? 100 मार्क्स का, है ना? ये वाला और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन्स जो है नंबर ऑफ आपका क्वेश्चन्स जो हैं वो आपके कितने होते हैं? 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने होते हैं? 100 एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 1 नंबर का होता है। ठीक है? ये आपका जो है वो आरयू जो एंट्रेंस टेस्ट करवाती है उसका पैटर्न है कि आपका जो है 100 नंबर का पेपर होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन्स जो हैं वो आपके 100 होते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो आपका कितने का होता है? 1 नंबर का होता है। आपको अब कुछ टाइम बाउंडेशन भी होती है ना? तो टाइम टाइम जो है वो आपको 2 घंटे दिया जाता है। 2 घंटे। अब आपको लग रहा होगा 2 घंटे यानी कि 120 मिनट, तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन ठीक ही है, नहीं। आपको फिल भी करनी होती है, जैसे आप ओएमआर फिल करोगे, है ना? तो उसमें भी थोड़ा टाइम जाता है। तो आप ये मान के चलो कि मोटा-मोटा कि अगर 1 मिनट में आप 1 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, है ना? तो फिर गड़बड़ है, तो फिर गड़बड़ है। क्योंकि कम से कम 20 मिनट तो आपको जो है वो ओएमआर फिल करने में लग जाएगी। तो आप ये मान के चलो कि आपको 1 क्वेश्चन का जो है, वो आपके पास मात्र 1 मिनट है, ठीक है? अब मैं जो है मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो ये पेपर जो है, वो थोड़ा-सा आपका जो है ईज़ी टू मॉडरेट रहता है। ईज़ी टू मॉडरेट, ईज़ी टू मॉडरेट रहता है। यानी कि आपका सरल से, है ना, मध्यम रहता है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता ये टेस्ट, है ना? तो फिर वो बात कि अगर आपका मीडियम लेवल का अगर ये आपका टेस्ट होता है, अगर ये आपका मीडियम लेवल का जो है वो आपका टेस्ट होता है, तो मीडियम लेवल का टेस्ट होने की वजह से जो है इसमें एक समस्या जो आती है वो ये आती है कि इसकी कट ऑफ जो है वो आपकी प्रभावित होती है। भई जो कट ऑफ जो है वो थोड़ी-सी हाई चली जाती है। तो कोशिश यही होती है कि मीडियम जो पेपर आता है उसकी कट ऑफ थोड़ी ठीक जाती है और यदि पेपर थोड़ा-सा हार्ड आ जाए, हल्का-सा हार्ड, तो आपकी कट ऑफ जो है वो बहुत डाउन चली जाती है। और अभी जो मामला जो चल रहा है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, वो ये चल रहा है कि अभी फिज़िक्स के स्टूडेंट जो हैं, फिज़िक्स के जो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं। हेलो, हेलो।
हेलो। अ, अपने जो फिज़िक्स के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं, वो अभी जो है वो बहुत कम फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं बच्चे और फिज़िक्स की जो है वो डिमांड भी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। उस हिसाब को देखते हुए आप ये मान के चलो कि यदि आप तैयारी अच्छे से करते हो, प्रॉपर तैयारी करते हो, प्रॉपर असाइनमेंट वगैरह सोल्व करते हो, तो आपका जो है वो सिलेक्शन निश्चित हो सकता है। और इसमें जो बहुत ज़्यादा कोई आपको भई आपने मान लो कि पूरी ग्रेजुएशन नहीं पढ़ा और आपने यूँ मौज-मस्ती में गुज़ार दी और आपको लगता है कि अब मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आप जो है वो ये कोर्स आराम से देख सकते हो और असाइनमेंट सोल्व कर सकते हो। हमारी जो पेपर का पैटर्न जो मैंने आपको बताई दी, अब अपन एक बार सिलेबस डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम आपको जो है वो कितने पीवाईक्यूज़ वगैरह प्रोवाइड कराएँगे, वो सब मैं आपको बताता हूँ, है ना? देखो, इसमें जो सिलेबस होता है वो मोस्टली आपका बीएससी का होता है और बीएससी का भी आपका फिज़िक्स का जो सिलेबस होता है, वो आपका जो है यहाँ पर शामिल होता है। अब देखो इसमें अपन जो है पहले एक जो अपन किताब पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन ईएमटी। अरे कौन-सी पढ़ते हैं? ईएमटी इसको अपन बोलते हैं स्थिर वैद्युत चुम्बकीय, है ना? स्थिर वैद्युत चुम्बकीय या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म, ठीक है? ये बुक। फिर दूसरी जो बुक होती है वो अपनी क्या होती है? ईएमटी के बाद अपनी बुक होती है आपकी एक आपकी ऑप्टिक्स, है ना? एक आपकी ऑप्टिक्स, तीसरी होती है आपकी क्लासिकल क्लासिकल और आपकी मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना? और जो आपकी चौथी होती है, वो आपकी होती है कौन-सी? थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनामिक्स। 5वीं जो होती है आपकी वो होती है आपकी कौन-सी? मैथमेटिकल फिजिक्स मैथमेटिकल आपका फिजिक्स। 6 नंबर पे जो होती है, वो आपकी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक्स। और जो आपके 7वें नंबर पे जो बुक होती है, वो होती है आपकी सॉलिड स्टेट। 8वें नंबर पे जो आपकी किताब होती है, वो होती है न्यूक्लियर, है ना? न्यूक्लियर फिजिक्स और 9वें नंबर पे जो आपकी किताब होती है, वो होती है क्वांटम मैकेनिक्स, है ना? क्वांटम मैकेनिक्स। यानी कि आपको मैं हिंदी में नाम बता दूँ कि आपकी स्थिर विद्युत चुंबकीय, ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी, क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब आपकी जो है फिर सम्मत भौतिकी, है ना? थर्मोडायनामिक्स मतलब आपकी ऊष्मागतिकी, मैथमेटिकल आपका गणितीय ये वाली और इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी आपको पता ही है इलेक्ट्रॉनिक्स आप इज़ी से समझ सकते हो और सॉलिड स्टेट आपकी जो ठोस के बारे में जो होती है वो वाली और न्यूक्लियर जो नाभिक के बारे में होती है नाभिकीय भौतिकी और क्वांटम भौतिकी आपकी क्वांटम भौतिकी होती है ना? क्वांटम को क्वांटम ही बोलते हैं, है ना? इसमें आपकी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ये जो है आपकी 9 बुक जो है इनमें से 100 क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन का जो वेटेज जो है वो किस हिसाब से रहता है, भई कौन-सी बुक से कितने प्रश्न आते हैं, ये अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मोस्टली आपकी ये जो 3 किताब है ना? ये जो 3 किताब, है ना? ये वाला, इनसे लगभग ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 ऑलमोस्ट आपके 40 क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन। अब आप ये नहीं कह सकते कि भई क्वांटम से 15 आएँगे, भई न्यूक्लियर से मान लो कि 12 आ गए और बचे हुए सॉलिड से आ गए, ऐसा नहीं है। इसमें देखो ऐसा हो सकता है कि आप ये मान के चलो कि 13-13 क्वेश्चन तो लगभग सबसे ही आते हैं, किसी से 14 आ गए, फिर किसी से अगर 15 आ गए तो किसी से 1 कम आ जाएगा, है ना? लेकिन लगभग ये तीनों किताब जो है वो आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि तीनों किताब बड़ी भी बहुत है ना? इसमें से आपकी 5-6 किताब बड़ी हैं और 5-6 आपकी छोटी हैं। जैसे अपन ईएमटी की बात करें, ईएमटी जो है वो आपकी जो है लगभग 10 क्वेश्चन कैरी करती है। लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो आपकी कैरी करती है। बट 10 क्वेश्चन से मतलब क्या है कि 10 क्वेश्चन तो आएँगे, बट कभी इसमें 9 भी हो जाते हैं, कभी इसमें 11 भी हो जाते हैं क्योंकि ये बेस है। यहाँ से आप पढ़ना शुरू करते हो, ये बेस है। इसलिए ये छोटी किताब है बट इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि आपको थोड़े ऑपरेटर भी समझाने पड़ते हैं, है ना? थोड़ा टाइम लगता है इस किताब को कराने में। ऑप्टिक्स वही आपके 10 9 से 10 क्वेश्चन 9 से 10 क्वेश्चन जो है वो आपके आते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स आपके 10 से 11 क्वेश्चन 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं। थर्मोडायनामिक्स आपके 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? ये वाले। मैथमेटिकल फिजिक्स आपके वही 10 से 12 क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं। है ना? और इलेक्ट्रॉनिक्स वही आपके 8 से 9 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये ऊपर-नीचे होते रहते हैं। भई मान लो कि किसी में 13 आ गए, किसी में 11 आ गए, ऊपर-नीचे होते रहते हैं। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपके इतने क्वेश्चन आएँगे। तो मैंने बताया ना कि लगभग इतने-इतने क्वेश्चन आते हैं। लगभग इतने-इतने क्वेश्चन आते हैं। ये एक संभावना है। भई इतने-इतने क्वेश्चन जो है वो आपके आते रहते हैं इन चीज़ों से, ठीक है?
अब जो है वो आपको बता दिया कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा और पेपर किस हिसाब से डिवाइड होगा वो इन 9 सब्जेक्ट्स में जो है वो आपका पेपर डिवाइड होगा। और अब अपन जो है नंबर ऑफ सीट की बात कर लेते हैं। जैसे आपका ये जो एमएससी वाला जो आपका एंट्रेंस होता है आरयू का, राजस्थान यूनिवर्सिटी, है ना? राजस्थान और आपका यूनिवर्सिटी, इसमें आपकी एमएससी के डिपार्टमेंट में जो है, एमएससी वाले में, इसमें आपकी 60 सीटें हैं। कितनी सीटें? 60। अब ये 60 सीटें भी ऐसे डिवाइड हैं कि 40 प्लस 20। 40 सीटें वो हैं जो रेगुलर हैं, मतलब जिन पे फीस बहुत लो लगती है। आपका ये मानो कि एक सेमेस्टर मुश्किल से 4-5 हज़ार में निकल जाता है और 20 सीटें वो हैं जिनकी फीस थोड़ी-सी ज़्यादा है ना? ये इनका प्रोसेस है राजस्थान यूनिवर्सिटी का। अब ये कैसे कर रखा है, ये क्यों कर रखा है, ये इनको ही पता है ना? बट ये जो है आपका ये 20 सीटें, बट अपने तो ये मान के चलो कि 60 है। क्योंकि बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि आपसे 1 लाख रुपए ले लेंगे, है ना? बहुत ज़्यादा होने का मतलब ये है कि भई उनकी जैसे 4-5 हज़ार है तो इनकी 7-8 हो सकती है। बस इतना ही कोई फ़र्क आएगा, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आता नहीं है। बट अपने जो है वो प्राइवेट कॉलेजों से जो है वो 100 गुना ज़्यादा बेहतर जो है वो अपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं। क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में आपको प्रॉपर लैब मिलती है, आपका प्रॉपर काम होता है, हर सब्जेक्ट का आपको एक अच्छा टीचर मिलता है। जबकि प्राइवेट्स में कॉलेजों में क्या होता है कि एक ही टीचर 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है। बेशक वो थोड़ा अच्छा हो सकता है, कुछ कॉलेजों में तो थोड़े अच्छे टीचर भी होते हैं, बट 90% कॉलेजों में जो है वो स्टाफ की कमी रहती है और उस वजह से बच्चे का टाइम पे सिलेबस भी नहीं हो पाता। फिर आपके पास प्राइवेट कॉलेजों में जो है बेटा चॉइस नहीं है। मतलब जैसे आपको मान लो कि न्यूक्लियर में ही अच्छा पढ़ना है, तो आपके पास न्यूक्लियर का एक पेपर है जो कॉमन है, वो करा देंगे। लेकिन अगर आपको चूज़ करने की बारी आएगी तो प्राइवेट कॉलेज आपको सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि चूज़ करने पे उनको आपके अकॉर्डिंग एक नया टीचर रखना पड़ेगा। जबकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में खूब सारे टीचर हैं और वो आपको चॉइस देते हैं कि आप मान लो कि जो 3 सब्जेक्ट जो आपके कॉमन है, वो तो आप ठीक है, इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है वो चूज़ करने का जो है वो आपको अवसर देते हैं। इलेक्टिव पेपर वो होते हैं बेटा जिनको अपन जो है चूज़ करते हैं अपने हिसाब से। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में खूब सारे इलेक्टिव पेपर हैं। फिर दूसरी बात, अब जो है वो सेमेस्टर प्रणाली हो गई है। कौन-सी? सेमेस्टर प्रणाली। अब ये क्या है ना? ये आपकी सेमेस्टर प्रणाली जो है वो आपकी हो गई। इसका मतलब है कि साल में जो है 2 बार बेटा पेपर होते हैं। बट फिर वही बात कि ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में साल में 2 बार पेपर देना कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअल में वही लोग पेपर बनाते हैं, वही लोग कॉपियाँ चेक करते हैं, है ना? सारी चीज़ें वही लोग करते हैं और आपको वही लोग अब अच्छा पढ़ाते हैं। तो वो लोग जो क्लास में पढ़ाते हैं, वो उतना आप कवर कर लो, आराम से आपकी एमएससी हो जाती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। प्रैक्टिकल आप लोगों को कराते हैं, है ना? इन चीज़ों का फिर आपको बेनिफिट्स भी मिलता है। जैसे बेनिफिट्स क्या मिलता है कि भई आप एक डिपार्टमेंट के अच्छे-अच्छे जो फिज़िक्स के प्रोफ़ेसर जो हैं, उनसे आपके कॉन्टैक्ट बनते हैं, है ना? और ये कॉन्टैक्ट आपको कहीं न कहीं भविष्य में जो है वो काम तो आते हैं। और फिज़िक्स में एक जो आप एक नई दुनिया जो आपके जो नेट की तरफ लेके जाती है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के तरफ लेके जाती है, उसमें जो है वो आपकी बहुत मदद करती है अगर आप गवर्नमेंट अच्छी यूनिवर्सिटी से जो है वो आपकी एमएससी वगैरह करते हो। ठीक है? तो ये अपना जो सब्जेक्ट है, ये मैंने आपको सीटें के बारे में बता दी कि भई 60 सीटें हैं और अपने ये जो है 9 सब्जेक्ट जो है वो अपने रहने वाले हैं। इसमें आपको अब मैं आपको बताऊँ कि हम जो है हम कोशिश क्या हमारा पूरा ऑलमोस्ट ये है कि यूनिक साइंस अकेडमी जो है अपनी जो आपका यूनिक साइंस अकेडमी है ना? ये वाली जो आपने ये जैन सर चला रहे हैं ना? ये ये वाला। अब इसमें जो है वो आपको लगभग कोशिश कर रही है कि जो आपके असाइनमेंट है ना? ये जो आपके असाइनमेंट है, ये आपके असाइनमेंट जो हैं, इसमें आपको लगभग कोशिश क्या की जा रही है असाइनमेंट को कि आपको हर हर बुक के यानी कि बुक जो है जैसे ईएमटी है, तो ईएमटी के आपको 2010 से क्वेश्चन मिले। 10 से लेके और जो भी आज तक जो हो गए हैं, आज तक जो भी आपके पेपर हो चुके हैं, है ना? आज तक आपके जो भी पेपर हो चुके हैं, हम आपको सारे पेपर जो है वो उनके पीवाईक्यू करवाएँगे, है ना? बोर्ड पे करवाएँगे, एक-एक पीवाईक्यू कराएँगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब कहने का मतलब आपको पीवाईक्यू के लिए भी इधर-उधर माथा नहीं मारना कि भई मेरे को आज पीवाईक्यू नहीं मिले, मेरे को इस टॉपिक के पीवाईक्यू नहीं मिले, है ना? इसमें आपको क्या रहने वाले हैं, हम प्रॉपर पहले थ्योरी रहेगी, है ना? पर पेपर की आपको क्या रहेगी प्रॉपर जो है वो आपकी क्या रहेगी थ्योरी, प्रॉपर आपकी थ्योरी क्लासेस रहेंगी, है ना? जिसमें आपको पूरा जो है वो आपका पूरी बुक जो है वो आपको डिटेल में पढ़ाई जाएगी, जितना डिटेल आपसे राजस्थान यूनिवर्सिटी पूछती है। अब डिटेल का मतलब ये नहीं करे कि हम आपको पूरी बीएससी वापस से करा देंगे, नहीं। जितना आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी पूछती है, उससे एक कदम आगे ले जाके हम आपको छोड़ देंगे, है ना? तो ये प्रॉपर जो है थ्योरी क्लासेस रहेंगी, है ना? तो प्रॉपर थ्योरी क्लासेस प्लस
फिर अपने जो है ये अपने पीवाईक्यू की जो लेक्चर क्लासें रहेंगी, म हम आपको पीवाईक्यू कराएँगे, जिसमें ये मान के चलो कि पर बुक जो है वो लगभग आपके 100 से 150 क्वेश्चन होंगे। पर ईच बुक ईच बुक जो है प्रत्येक किताब के जो है आपके 100 से 150 पीवाईक्यू रहेंगे, है ना? पीवाईक्यू तो आप काउंट कर सकते हो कि 150 इंटू 9 कर सकते हो आप, है ना? तो आपके लगभग कितने होते हैं? 1350 तो आपको 1350 पीवाईक्यू जो है वो हम लोग ही करा देंगे, है ना? 1350 पीवाईक्यू तो हम लोग ही करा देंगे आपको, है ना? और चल रहा है ना ये? चलो, चलें आगे, है ना? तो 150 से पीवाईक्यू के हिसाब से आपको 1350 पीवाईक्यू तो हम लोग ही करा देंगे आपको, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता है नहीं। ये इतने पीवाईक्यू हम करा देंगे और आप ये मान लो कि मैं कम से कम आपको ज़्यादा भी नहीं तो पर बुक में 50 क्वेश्चन जो है वो थ्योरी में मैं करा जाऊँगा, है ना? तो 50 इंटू 9 करो, है ना? तो लगभग कितने हो गए? 450 मतलब 450 क्वेश्चन आपके ये हो गए, 450 और ये कर मिला के आपके 1800 क्वेश्चन हो गए, कितने? 1800 क्वेश्चन। जब इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आप टेस्ट वगैरह भी दोगे, है ना? तो आपकी कुल मिला के जो है वो तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपको जो है हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो बारीकी से समझ में आ जाएगा, है ना? तो अभी जो है ये आप सब देख सकते हो कि जो-जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये वाला, है ना? और जो भी चीज़ें रहेंगी, भई आप और किसी चीज़ के बारे में जानना चाहो कि फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, ये सब आप जो है वो कोचिंग की हेल्पलाइन नंबर पे जो है वो फ़ोन करके पूछ सकते हो। कि जो भी आपको क्लास का जैसे अभी शेड्यूल तो ये है ना? अब यूट्यूब पे हम कितनी क्लासें देंगे, हम उसका भी बता देता हूँ मैं आपको। यूट्यूब पे जो है वो कम से कम 4 से जो है वो 5 क्लासें जो है आपको फ्री में प्रोवाइड कराएँगे, जिसमें आप आराम से देख सकते हो। बाकी की क्लासें जो है वो हमारी ऐप पे चली जाएँगी। तो आप ऐप पे जो है जाके वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के आप आराम से क्लासें ले सकते हो, है ना? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ये है ना? चलें आगे। अब जो है अपन जो स्टार्ट करेंगे वो अपना स्टार्ट करेंगे ईएमटी वाला पेपर, है ना? है क्या सीट? दिखाऊँ बच्चों को? एक मैं दिखाई देता हूँ ना ऐसे। हेलो? ये देखो अपनी जो सीट है वो इस प्रकार से रहेगी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना? ये जो सीट है ये इसमें सारे पीवाईक्यू जो हैं वो एक तरीके से ईयर वाइज़ जो है वो अरेंज किए गए हैं और इनके सॉल्यूशन जो है वो आपको लेक्चर में जो है हम लोग प्रोवाइड करा देंगे आराम से, है ना? कोई दिक्कत नहीं। हर क्वेश्चन का जो है डिटेल सॉल्यूशन होगा, है ना? एनालिटिक मोड पे जो है इनका सॉल्यूशन हम आप लोगों को करवा देंगे, ठीक है? और ये सब सब्जेक्टों की आपको अलग से मिलेंगी, ठीक है? है ना? और ये आप को मैंने बता ही दिया था कि ये जो अपनी यूनिक साइंस अकेडमी जो है ये वाली कोचिंग जो अपने जैन सर की कोचिंग है, इसमें जो है आप आराम से इसकी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब चीज़ें जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएँगी, है ना? ये वाले। अब जो है अपन ज़्यादा बातें नहीं करते और अपन जो है अपना सिलेबस जो है वो स्टार्ट करते हैं, है ना? तो अपना पेपर जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं अपन कौन-सा? ईएमटी वाला। ठीक है? तो ईएमटी वाला पेपर जो है वो अपन स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये ईएमटी वाला जो पेपर है, इसमें जो है वो अपने क्या-क्या चीज़ें हैं मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ। ईएमटी वाले पेपर जो है इसमें अपनी 4 यूनिट है, 4 यूनिट है। जैसे यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर आपकी 2, है ना? यूनिट नंबर 3 और ये आपकी यूनिट नंबर 4, 4 यूनिट। जैसे कि हर बुक में ही 4 यूनिट होती हैं, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, है ना? यूनिट में जो है वो आपके 2 चैप्टर हैं, है ना? 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर तो है आपका फील्ड का, है ना? फील्ड कॉन्सेप्ट का मतलब क्षेत्र की अवधारणा, है ना बेटा? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्षेत्र की अवधारणा, जिसमें आपका अदिश, सदिश सब आ जाते हैं, है ना? मैं जनरल नाम लिख रहा हूँ, आपके चैप्टर का नाम बुक के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहा हूँ, जनरल नाम लिख रहा हूँ, है ना? ये वाला। इसमें जो है वो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं।
इलेक्ट्रिक फील्ड ये आपका दूसरा चैप्टर है। इसमें जो हम पोलराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, पोलराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना? पोलराइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? ध्रुवण, क्या बोलते हैं? ध्रुवण। और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता ही है, विद्युत क्षेत्र, है ना? इसको बताने की आवश्यकता नहीं। इसमें वापस से 2 चैप्टर हैं, है ना? इसमें आप वापस से आपके 2 चैप्टर हैं। एक दोनों आपके जो है एक मैग्नेटिक फील्ड का है, मैग्नेटिक फील्ड का, और एक आपका मटेरियल की प्रॉपर्टीज में है मैग्नेटिक फील्ड में, है ना? मटेरियल प्रॉपर्टीज, जिसमें आपका वो सब पढ़ते हैं अपन, जो है फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म वो सब पढ़ते हैं। ये जो है वो आपका ईएम वेव पे रिलेटेड है ना? यानी कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव मतलब तरंग, है ना? ये आपका ईएम तरंग, है ना? इस पे बेस्ड है आपका ये वाला। अपन जो है ये अपना मोटा-मोटा जो सिलेबस है वो ये है। अब अपन को जो है थोड़ा-सा जो है वो थोड़ा-सा डिटेल में जो है वो इन चीज़ों को पढ़ना होता है, ये वाले। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर जो आप पढ़ रहे हो, है ना? इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जैसे एक ये और एक ईएम वेव, है ना? एक आपका मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पे थोड़े से क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं, है ना? पता नहीं उनको को मैग्नेटिक फील्ड से इतना क्या लगाव है कि मैग्नेटिक फील्ड पे जो क्वेश्चन दे रहे हैं, वो थोड़े ठीक दे रहे हैं वो, है ना? बाकी आपके यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, वो आपके बाकी चीज़ों में काम आते हैं। जैसे मान लो कि हो सकता है कि आपका पहले चैप्टर से कोई क्वेश्चन वो ना दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये आपको क्वांटम में मदद करेगा, ये आपको सॉलिड में मदद करेगा, ये आपको हर बुक में जो है मदद करेगा। तो इसलिए जो है ये इसको पढ़ा जाना जो है वो थोड़ा-सा ज़रूरी हो जाता है ना? बाकी इसके क्वेश्चन भी आए हुए हैं पेपर में, ऐसी कोई बात है नहीं। ठीक है? तो ये वाला। तो अपन जो है स्टार्ट करते हैं अपना, है ना? पहली यूनिट, है ना? तो देखो है ना? आपका जो चैप्टर का नाम जो है वो आपका है फील्ड। हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड से स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, क्षेत्र की अवधारणा, क्षेत्र की अवधारणा। ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, ये वाली बात। अब देखो क्षेत्र की अवधारणा जो है वो आपका किस हिसाब से मैं बताता हूँ। पहले तो ये आपका ये फील्ड है भी क्या? ये जो क्षेत्र है, ये जो फील्ड है वो है क्या? मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका मान लो कि बेटा कोई फंक्शन है, ये आपका एक्स, वाई और ये आपका जेड, ये वाला। ये आपका कोई फंक्शन है ए, जो आपका एक्स, वाई, जेड पे निर्भर करता है। और ये आपके एक्स, वाई, जेड जो है ये आपके कौन से पॉइंट है? ये आपके ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। कौन से? ऑब्जर्वेशन पॉइंट, है ना? तो मैं इसको लिख दूँ डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशन पॉइंट। हिंदी में लिखूँ तो मैं प्रेक्षण बिंदुओं पर निर्भर करता है। प्रेक्षण बिंदुओं पर निर्भर करता है। प्रेक्षण बिंदुओं पर निर्भर करता है। ये आपका प्रेक्षण बिंदुओं पर निर्भर करता है। इसको थोड़ा जो डिटेल में जो है वो अभी अपन पढ़ेंगे, है ना? ये वाला। अब ये जो फील्ड जो है वो आपके 2 प्रकार का होता है बेटा, 2 प्रकार का। एक हम बोलते हैं इसको कौन-सा? आपका सदिश क्षेत्र। क्या बोलते हैं? सदिश क्षेत्र, है ना? वेक्टर फील्ड, है ना? वेक्टर फील्ड। और एक हम बेटा पढ़ते हैं अदिश फील्ड। कैसा पढ़ते हैं? अदिश फील्ड, अदिश क्षेत्र, ये वाला, है ना? इसको बोलते हैं स्केलर, ना फील्ड, स्केलर फील्ड आपको पता ही है ना? ये वाला। अब ये वेक्टर और स्केलर होते क्या हैं, मैं आपको ये बताता हूँ। देखो वेक्टर आपको और आपके जो स्केलर हैं, इन क्वांटिटियों में देख लो। स्केलर वो क्वांटिटी होती है, आपका स्केलर क्या होती है? स्केलर वो होती है जिसके पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड। अरे क्या होता है? मैग्नीट्यूड, जिसके पास मैग्नीट्यूड होती है। वेक्टर के पास आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस आपका क्या होती है बेटा? डायरेक्शन। अरे क्या होती है? डायरेक्शन। यानी कि आपका फील्ड जो है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और क्या है आपकी? डायरेक्शन भी है। तो वो आपका क्या है? वेक्टर फील्ड, है ना? और यदि जिसके पास अधिक क्षेत्र जो है जो उसके पास यदि क्या होगा? मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड से मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बेटा परिमाण। क्या होता है? परिमाण। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि 5 किलो, मैं क्या बोलूँ? 5 किलो। तो ये जो आपका 5 है बेटा, ये क्या है? मैग्नीट्यूड। अरे ये जो आपका 5 है ये क्या है? मैग्नीट्यूड। सब सही चल रहा है? ठीक है ना? 5 जो है वो आपका क्या है? मैग्नीट्यूड, है ना? वैसे ही। अब यहाँ आ जाओ आप धीरे-धीरे, ये वाला।
अब अपन जो है शुरू करते हैं अदिश क्षेत्र, है ना? ये आपका क्या होता है देखो मैं आपको एक-एक चीज़ें करके बताता हूँ, है ना? कोशिश करना आप साथ-साथ जो है वो आप आराम से लिख लो इनको, स्केलर फील्ड, अदिश क्षेत्र, अदिश क्षेत्र, है ना? अदिश क्षेत्र। अब इसमें देखो, जैसे कि मान लो कि आपका कोई फ़ंक्शन आपका ये है, आपका कोई फ़ंक्शन आपका ये है, जैसे आपका एक्स क्यूब माइनस वाई और प्लस आपका जेड स्क्वायर ये आपका। ये कोई आपका क्षेत्र है, फ़ील्ड है। फ़ील्ड आपके इस टाइप के होते हैं, ये आपका कोई क्षेत्र है और ये जो है ये किसी पॉइंट पे डिपेंड करता है ना? वो आपके पॉइंट्स जो हैं, वो आपके पॉइंट्स हैं मान लो 1, 2 और 3 ये आपके पॉइंट्स हैं। तो आप देखोगे जैसे ही ये पॉइंट रखूँगा एक फ़ील्ड का मान आ जाएगा। जैसे ही मैं इन पॉइंटों में थोड़ा-सा चेंज करूँगा, आपके फ़ील्ड का मान फिर चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं थोड़ा-सा पॉइंट का मान फिर चेंज करूँगा, जैसे 1, 2, 3 है इसकी जगह 1, 2, 5 रख दूँ, तो आपके फ़ील्ड का मान फिर चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं क्या कह सकता हूँ कि आपका जो स्केलर फ़ील्ड है, वो भी किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे। अरे किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे। तो मैं एक बात लिख दूँ, डिपेंड ऑन वही बात, डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, है ना? प्रेक्षण बिंदुओं पर निर्भर करता है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये थ्योरी क्यों बता रहे हो? देखो बेटा बात ऐसी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी करवाएगी पेपर, है ना? कोई ऐसे फर्जी पेपर नहीं आते, है ना? तो वो अगर आपसे पूछ ले कि बताओ प्रेक्षण बिंदुओं पर निर्भर करेगा, नहीं करेगा, तो आपको पता होना चाहिए, है ना? फिर अदिश क्षेत्र की ओर क्या बात होती है? अदिश क्षेत्र जो बेटा होता है बेटा, वो सिंगल वैल्यूड होता है। क्या होता है? सिंगल वैल्यूड। और इसका क्या मतलब है सिंगल वैल्यूड? सिंगल वैल्यूड का मतलब होता है बेटा एकल मानी। क्या होता है? एकल मानी, एकल मानी फलन। एकल मानी क्षेत्र लिखूं मैं यहाँ पे, है ना? फलन से आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे दोनों एक ही बात है, ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, है ना? एकल मानी क्षेत्र, एकल मानी क्षेत्र से मतलब क्या है कि बेटा आपका जो है ये एक पॉइंट पे एक ही मान दे रहा है ना? एक पॉइंट पे आपका एक ही मान दे रहा है। जैसे ये फील्ड है, जैसे मैं इसका इस फील्ड पे मान निकालूं, है ना? मैं इसका अगर इसको सोल्व करूं यहाँ पे, जैसे मैं लिखूं कि मुझे फाई का मान चाहिए और मुझे एक पॉइंट पे चाहिए आपका, पॉइंट का मान है आपका 1, 2, 3, तो देखो बेटा कितना आएगा? 1 का क्यूब 1, फिर आपका 2 और प्लस आपका 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो आपका हो गया 8, तो ये वाला। अब देखो इस पॉइंट पे आपकी वैल्यू क्या आई? 8, एक पॉइंट पे जो है वो आपका एक ही मान आया। समझ रहे हो ना? तो ये आपकी सिंगल वैल्यूड है, एकल मानी फलन है। समझे नहीं समझे आपके? ठीक है ना? ये वाली बातें। तो आपका ये एकल मानी सिंगल वैल्यूड जो है वो आपका फंक्शन होता है, सिंगल वैल्यूड आपका होता है ना? अदिश क्षेत्र। दूसरी बातें क्या? ये आपके डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, प्रेक्षण के जो है वो आपके बिंदुओं पर क्या करता है? निर्भर करता है। ठीक बात, है ना? आगे चलें? अच्छा इसमें कोई और बात बतानी है? बिल्कुल, मैं 1-2 बात और बता देता हूँ इसमें, है ना? एक देखो आपका एक होता है पोटेंशियल, है ना? पोटेंशियल, है ना? वो आपका इक्विपोटेंशियल, मैं इसमें भी क्या लगाऊँ? इक्विपोटेंशियल। बताऊँगा मैं इक्विपोटेंशियल क्यों लगा रहे हैं बेटा? टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मिट कैसे नहीं रहा? क्या चाह रहा है भाई तू? ये वाला, इक्यू-यू-आई इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है बेटा इक्विव मतलब इक्वल यानी कि सम और पोटेंशियल मतलब विभव। इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। यानी कि आपके ऐसे पृष्ठ जिन पे पोटेंशियल समान होता है। क्या होता है बेटा? पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी? अदिश। तो ये भी आपकी स्केलर फील्ड में आएगी। अरे कैसे आएगी? स्केलर फील्ड में। तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसके पूरी सतह पे आपका पोटेंशियल क्या हो? बराबर। वो क्या कहलाएगा? आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे कि मैं थोड़ा-सा यहाँ पे बात करूँगा बेटा, है ना? जैसे मान लो कि यह आपका कोई क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अरे क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस पे जो है पोटेंशियल का मान क्या है? फाई नॉट। अरे फाई नॉट क्या है? आपका विभव। विभव को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पोटेंशियल, है ना? पीछे लिख दिया था इसलिए अब की बार हिंदी में लिख दिया, है ना? फाई नॉट आपका क्या है? विभव, ये वाला। अब इस पूरी सरफेस पे आप कहीं भी चले जाओ, इस पे पूरी पे क्या है? पोटेंशियल क्या है? सेम, क्योंकि सरफेस कैसी है? इक्विपोटेंशियल, समविभव पृष्ठ। अरे कैसी है? समविभव पृष्ठ, ये वाला। है ना? तो एक बात और आप क्या लिखोगे कि 2 आपके जो है 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस
कभी भी काटते नहीं है। यानी कि टू इक्विपोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डज नॉट डज नॉट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डज नॉट कट, है ना? दोनों जो है वो आपस में काटती नहीं है, ये वाली, है ना? या फिर अपन बोल सकते हैं डू नॉट इंटरसेक्ट, है ना? ये अभी अपन बोल सकते हैं, है ना? ये वाली बातें अपन बोल सकते हैं। तो 2 आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती हैं वो एक-दूसरे को काटती नहीं है। यानी कि दोनों के बीच में जो आपका गैप जो है वो आपका समान रूप से बना रहता है ना? ये बात आपको कैसे जैसे कैसे समझ सकते हो? जैसे मान लो बेटा कि आपकी एक सरफेस जो है वो आपकी ये है और इस पे पोटेंशियल है आपका phi 1, ठीक है बेटा? दूसरी जो सरफेस है वो आपकी बेटा ये है और इस पे सरफेस आपका क्या phi 2। अब देखो इसको आप आगे वो कितना ही बढ़ा लो, इसको आप आगे कितना ही बढ़ा लो, ये आपस में जो है वो आपकी काटती नहीं है ना? इसीलिए कुछ बातें जो है वो आपकी निकल गई। इम्पोर्टेंट कितनी बातें? इम्पोर्टेंट सिर्फ 3 बातें। एक तो डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये तो हर ही कोई भी फील्ड हो, वो बेटा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, ठीक बात। दूसरी बात थी एकलमानी कि एकलमानी क्या होती है। तीसरी बात थी बेटा कि समविभव पृष्ठ क्या होते हैं, ऐसे पृष्ठ जिन पे आपका पोटेंशियल क्या होता है तो, बराबर, है ना? दोज सरफेस दोज सरफेस विच हैव विच हैव विच हैव सेम पोटेंशियल एट हुल एट हुल सरफेस, है ना? अब अगर आपको ये लग रहा होगा कि सर क्या ही लिख दिया, तो वही बात है कि ऐसे पृष्ठ जिनकी पूरी सतह पे क्या होता है आपका पोटेंशियल बराबर, ये इसका मीनिंग वही है ना कि पूरी सतह पे क्या होता है आपका पोटेंशियल बराबर होता है ना? इक्वल होता है ना? सेम आपका सेम लिख सकते हैं ना? एसएम ही है ना बेटा? सेम ये वाला, ठीक है, यहाँ तक ये वाली बात हो गई। अब अपने आ जाओ वेक्टर फील्ड पे। अरे किस पे आ जाओ? वेक्टर फील्ड पे, है ना? सदिश क्षेत्र, अरे सदिश क्षेत्र आपका क्या वेक्टर फील्ड, वेक्टर फील्ड। अब क्या मुझे ये लिखवाने की आवश्यकता है कि वेक्टर फील्ड जो है वो आपका किस-किस पे डिपेंड करता है? तो पहली बात डिपेंड ऑन ऑब्जर्वेशन पॉइंट, बिल्कुल बात सही बात है कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे डिपेंड करता है। एक आपकी क्या होगी मैग्नीट्यूड भी होगा इसमें, बिल्कुल सही बात है। प्लस आपकी क्या होगी डायरेक्शन, यानी कि परिमाण के साथ-साथ दिशा भी होगी। यानी कि आपका परिमाण होगा बेटा प्लस आपकी क्या होगी दिशा भी होगी, है ना? ये वाला। जैसे मैं इसके लिए एक आपका फॉर एग्जांपल एक चीज़ बनाऊँ, तो मैं आपको ऐसे बना सकता हूँ कि जैसे मान लो कि ये आपका जो है वो आपका कोई फ़ील्ड है और इस फ़ील्ड को मैंने बोल दिया ए आपका वेक्टर और इसमें जो है ये सॉरी ये वाला आपका ये मैं इसको एक्स वाई दे देता हूँ नाम, है ना? एक्स वाई ये वाला और ये मैंने आपका कोई जो है वो आपका यहाँ पर जो है वो आपका कोई पॉइंट ले लिया, ये आपका कोई पॉइंट ले लिया मैंने P, ये कोई पॉइंट ले लिया मैंने P और ये जो है वो आपके एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है, A वेक्टर को डिनोट कर रहा है। यानी कि ये इसके जो परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी, वो आपकी डायरेक्शन होगी वेक्टर की, है ना? ये वाला। अब यहाँ पर अपने को बात करनी है तो ये जो यहाँ पर एक सरफेस बनाऊँगा मैं यहाँ पर, इस सरफेस के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी, वो इसका एरिया DA, किसका एरिया? इस इतने का एरिया। ये जो आपको लूप दिख रही है, इस लूप का एरिया क्या है बेटा? DA। तो यहाँ से आपका वेक्टर जो होता है वो आपका ये वेक्टर जो है इसका यहाँ पर अगर मैं कंपोनेंट लूँगा तो यह आपका फ्लक्स जाता है। यानी कि आपका वेक्टर A और डॉट DA ये आपका क्या हो गया बेटा? फ्लक्स, है ना? ये आपका फ्लक्स। यदि E जो है वो आपका क्या हो जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो आपका फाई क्या है? फ्लक्स। अरे फाई क्या है आपका? फ्लक्स। ये वाली बातें। तो ये वाली बातें जो है आप आराम से यहाँ से समझ सकते हो। ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं, ये वाली बात। ये आपकी वेक्टर फील्ड की बातें, है ना? अब यहाँ तक तो जो बातें आ गई, वो आ गई। अब अपन पढ़ते हैं क्या कि अपन ने स्केलर फील्ड पढ़ लिया, वेक्टर फील्ड पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं क्या? अब अपन पढ़ेंगे ग्रेडिएंट, है ना? ग्रेडिएंट क्या होता है ना? ये आपका ग्रेडिएंट, ग्रेडिएंट को बोलते हैं बेटा प्रवणता, है ना? प्रवणता, ग्रेडिएंट आपका ग्रेडिएंट पढ़ते हैं और ग्रेडिएंट होता क्या है और इसका मीनिंग क्या है? इस ये ग्रेडिएंट जो होता है इसका मीनिंग आपका क्या है ग्रेडिएंट?
जैसे मान लेते हैं कि बेटा आपका जो है वो एक आपकी सरफेस ये वाली है, आपका ये वाला एक्स वाई ये वाला और इसमें जो एक सरफेस जो है वो आपकी ये है। इस सरफेस पोटेंशियल है, एक सरफेस जो है वो आपकी ये है, इस पे जो आपका पोटेंशियल जो है वो आपका phi 2 है ना? या आपका मैं बोलूँ कि ये भी ना मानूँ मैं, कुछ और अच्छा मान लूँ, है ना? ये आप कुछ भी मान सकते हो, नंबर है, आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने जैसे भी इसको बोल दिया phi और इसको मैंने बोल दिया phi प्लस डेल phi, है ना? आप कुछ और भी मान सकते हो। जैसे ये वाली जो डायरेक्शन है, ये इस पॉइंट को बोल दूँ मैंने P पॉइंट और इसको बोल दूँ R। यहाँ पर एक पॉइंट इसका है, तो इसको बोल दूँ आपका मैं Q पॉइंट, क्या बोल दूँ? Q पॉइंट और इसको बोल दूँ R प्लस आपका डेल R वेक्टर, अरे R प्लस डेल R वेक्टर ये वाला। और यहाँ से जैसे इसकी जो डायरेक्शन होगी, वो आपकी डायरेक्शन होगी एन कैप की डायरेक्शन। अरे किसकी डायरेक्शन होगी? एन कैप की। और इसको जब मैं यहाँ से मिला दूँ, तो ये हो जाएगा आपका डेल R। क्या हो जाएगा? डेल आर। और इस पे जो है मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दूँ ऐसे, परपेंडिकुलर डाल दूँ, इसको बोल दूँ पी क्यू, इसको बोल दूँ मैं आर और यहाँ मैं एक एंगल बना दूँ बेटा थीटा। यहाँ क्या बना दूँ? एक एंगल में थीटा, है ना? इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया डायग्राम, नहीं। आपको जो समझना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है, इतना कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। इसमें देखो ये आपका जो ये फाई जो है, ये फाई में देखो बेटा चेंज हो रहा है। ये फाई जो है यहाँ से आर तक जा रहा है तो इसका मान फाई है। लेकिन जैसे ही ये आर प्लस डेल आर जा रहा है, इसका मान फाई प्लस डेल फाई हो रहा है। यानी कि आर के साथ फाई क्या हो रहा है? चेंज। यानी कि आर के साथ अगर आपका फाई चेंज हो रहा है, डेल फाई बाई डेल आर आपका चेंज हो रहा है और उसमें आपका मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में होगा? वो होगा डेल फाई बाई आपका डेल एन डायरेक्शन में। यानी कि इसको ये वाले, यानी कि डेल फाई डेल आर में आपका ये जो आपका मैक्सिमम चेंज होगा, वो किस में होगा? आपका इस डायरेक्शन में। अरे मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में जो है वो आपका क्या होगा? मैक्सिमम जो है वो आपका चेंज होगा। यहाँ पर जैसे बेटा कोस थीटा भी होता है, क्या होता है? कोस थीटा। बट इस कोस थीटा का मान क्या हो जाए? मैक्सिमम। अरे क्या हो जाए? मैक्सिमम, है ना? तो ये सब अपने को लिखने की वैसे आवश्यकता भी नहीं है, तो छोड़ो आप, है ना? कन्फ्यूज़ हो जाओगे फालतू में, ये वाला। है ना? तो आप तो इतना ही लिख लो कि डेल फाई बाई डेल आर मैक्सिमम डेल फाई बाई डेल एन ये वाला। तो यहाँ से देखो ग्रेडियंट, इसको अपन लिख सकते हैं बेटा ग्रेडियंट ऑफ फाई और उसका मान हो सकता है अपने पास क्या? डेल फाई बाई डेल आर, ये ग्रेडियंट ऑफ फाई और वो अपन लिख सकते हैं क्या? डेल फाई बाई आपका डेल आर और ये आपका मैक्सिमम हो सकता है और यहाँ से हो सकता है बेटा डेल फाई बाई आपका डेल एन, ये वाली बातें, ये इतनी बातें जो है वो अपन यहाँ से लिख सकते हैं। अब ये ग्रेडियंट फाई होता क्या है? ये देखो, ये जो ग्रेडियंट फाई होता है बेटा, ये होता है आपका डेल फाई। अरे क्या होता है? डेल फाई। ये आपका जो होता है वो आपका ग्रेडियंट फाई का जो होता है वो आता है आपका डेल फाई। अब ये जो डेल क्या होता है, इसकी बात अपने को करनी है बेटा, है ना? तो ये जो आपका जो डेल होता है, ये वाला डेल, ये वाला डेल, इस डेल का मान क्या होता है? इस डेल का देखो बेटा मान होता है ना? इसका डिटेल में मान जो है वो हम मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे, है ना? कि कार्टेशियन में क्या होगा, है ना? सिलिंड्रिकल में क्या होगा, है ना? इसमें क्या होगा, है ना? फिर भी मैं आपको जो है इसका थोड़ा-सा मान जो आपको बता देता हूँ, है ना? इसका जो मान होता है बेटा वो होता है आपका E1 H1, है ना? डेल है ना? एक काम करो तुम तो अभी यहीं पढ़ लो, है ना? सिंपल-सिंपल वाला पढ़ लो, आपको वो मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा देंगे, ठीक है? ये वाला, ये आपका डेल, डेल का मान होता है बेटा आई आपका डेल बाई डेल एक्स प्लस जे और ये आपका डेल बाई डेल वाई प्लस आपका के और ये आपका डेल बाई डेल जेड, ये वाला। ये जो है ये आपका मान होता है ना? पहली बात, ये बेटा वेक्टर होता है, क्या होता है? वेक्टर, सदिश है ये, पूछा हुआ प्रश्न है ना? ये इसको अदिश मत समझ लेना। जबकि फिर सर ये वेक्टर है, तो ये आपका और ये क्या है? ये फाई, ये बेटा ये जो फाई है ना, वो ये आपको मतलब ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, मैं ग्रेडियंट ऑफ ये आपका स्केलर फंक्शन, ऐसे पढ़ो आप कि स्केलर फंक्शन अदिश फलन की जो है वो प्रवणता। तो ये जो आपका फाई है बेटा, ये आपका क्या है? अदिश। अरे फाई क्या है आपका? अदिश। ओनली मैं फाई की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं ग्रेडियंट फाई की बात नहीं कर रहा, मैं ओनली फाई की बात कर रहा हूँ। फाई क्या है? अदिश। आपका अदिश को बोलते हैं बेटा स्केलर, क्या बोलते हैं? स्केलर, ये आपका स्केलर। अब ये जो आपका ग्रेडियंट फाई है, इस ग्रेडियंट फाई को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने GRAD फाई लिखा, उसको अपन लिख सकते हैं डेल वेक्टर फाई, ये वाला, ठीक बात। आगे चलो, ये आपका वेक्टर है। तो ये जो डेल आपका जो ये और ये होता है, बेटा ये डेल और फाई। जैसे आपका डेल वेक्टर है और ये फाई आपका क्या है? स्केलर और दोनों आपस में वापस से जो इनका जो गुणा भाग होता है,
जो भी, तो ये आपकी क्वांटिटी बनती है बेटा क्या? वेक्टर। अरे क्या बनती है? वेक्टर, है ना? ये आपका डेल फाइ, यानी कि पूरी क्वांटिटी क्या? वेक्टर। ये डेल क्या? वेक्टर, फाइ क्या? स्केलर। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से निकल के आया हुआ है आरयू में, है ना? इसीलिए मैंने थोड़ा इसको डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है? आगे चलें। ये वाली बातें आपकी हो गई। अब देखो डेल आपको पता लग गया कि भाई डेल आपका क्या होता है, और अपन को जो है वो आगे-आगे थोड़ी-थोड़ी जो है वो चीज़ें करनी है। जैसे आपको डेल का पता लग गया यहाँ से। देखो बेटा, अपन बात करते हैं। अपन को अब कुछ चीज़ें काम आएँगी। कुछ चीज़ें क्या आएँगी? काम। तो मैं आपको नोट लगवा के लिखा देता हूँ। जैसे देखो बेटा, आर वेक्टर जो होता है, ये होता है पोज़ीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोज़ीशन वेक्टर। सबको पता है ये बात तो, है ना? ये बात सबको पता है। ऐसा कोई नई नहीं है इसमें ना। यानी कि पोज़ीशन मतलब आपका स्थिति सदिश, है ना? सदिश, और यहाँ पर आपका स्थिति सदिश। कैसा? स्थिति सदिश है। क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ध्यान रखना, जहां भी प्रश्न में आपको आर वेक्टर लिखा हुआ है, आप मान ये लिखोगे। ठीक बात। मैंने क्या करा? आर वेक्टर का आर वेक्टर के साथ बेटा डॉट प्रोडक्ट। अरे क्या करा? आर वेक्टर का आर वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो एक्स आई प्लस वाई जे कैप प्लस आपका जेड के कैप, ये वाला, इसका डॉट, और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस आपका जेड के, इसका इसके साथ। यहाँ से करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर, है ना? एक्स का एक्स से करूंगा एक्स स्क्वायर, और आई डॉट आई क्या होता है? वन। अरे आई डॉट आई क्या होता है? वन। मैं लिख देता हूं, आई डॉट आई वन, और आपका जे डॉट आपका जे क्या होता है? वन, और के डॉट आपका के होता है? वन। और उसके अलावा जैसे आई डॉट जे क्या होता है? जीरो। आई डॉट के क्या होता है? जीरो। जे डॉट के क्या होता है? जीरो। के डॉट आई भी बेटा क्या होती है? जीरो। ये सब चीजें जो है वो आपकी जीरो होती है। यहां से अगर करोगे तो एक्स एक्स स्क्वायर, वाई वाई स्क्वायर, और आपका जेड आपका बेटा जेड स्क्वायर, और आर आर हो गया आर स्क्वायर। यानी कि आर स्क्वायर का मान जो है वो बेटा ये होता है। जहां भी आपको आर वेक्टर लिखा हुआ दिखेगा, आप आर वेक्टर का मान ये लिखोगे। जहां पे भी आपको आर स्क्वायर लिखा हुआ दिखेगा, तो आप आर स्क्वायर का मान ये लिखोगे। लेकिन जहां पर भी आपको सिंगल आर लिखा हुआ दिखाई देगा बेटा, तो आप मान क्या लिखोगे? मान लिखोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर हाफ। ये ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन करोगे ना तो क्वेश्चन इन्हीं बातों से होंगे, है ना? कि आर वेक्टर है तो ऐसा, आर स्क्वायर है तो ऐसा, और आर है तो आप ऐसा। क्योंकि क्वेश्चन तभी नहीं होते हैं, क्योंकि आप लोग जो है इन चीज़ों को मिक्स कर लेते हो, और क्योंकि ये वेक्टर है, तो वेक्टर को वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे बेटा, स्क्वायर को स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, है ना? ये वाला। अब ये जो है छोटी-मोटी बातें अगर आप याद रखते हो, तो आपको यहाँ कोई दिक्कत आने वाली नहीं है ना? यहाँ आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन, मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूँ, ना ऐसा तो मज़ा आएगा नहीं, है ना? बिना क्वेश्चन कोई मज़ा थोड़ी आता है ना? जैसे मैंने बोल दिया कि आपका, जैसे मान लो कि आपका जो है एक फ़ील्ड है, एक क्या है? फ़ील्ड, है ना? और उस फ़ील्ड का जो है वो आपका मान है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 7 वाई जेड स्क्वायर, ठीक है? और इसका जो है वो आपका पॉइंट जो है वो आपका पॉइंट पी, पी के निर्देशांक जो है वो आपके हैं 1, और आपका 1, और आपका 2, और आपका 1, 1 टू 1 आपके जो है वो आपके पॉइंट्स हैं। तो मुझे जो पूछा गया है पेपर में, मान लो वो मुझे पूछा गया डेल फाइ। अरे क्या लिखा गया? डेल फाइ। इस डेल के ऊपर जो है वो बेटा आप वेक्टर लगा सकते हो, है ना? बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, इवन मैंने बहुत खूब सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होते देखा है ना? मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट यूँ अपने आप में जो पीएचडी धारी होते हैं ना, उनको भी कन्फ्यूज़न होता है कि इस डेल के ऊपर जो है वो वेक्टर लगेगा, नहीं लगेगा। तो बेटा निस्संदेह इस पे डेल पे जो है वो आपका वेक्टर लगेगा, फाइ पे वेक्टर नहीं लग सकता, क्योंकि फाइ जो है वो आपका स्केलर है, ओके? यहाँ पे एक बात है ना? पॉइंट पी 1 टू 1 यहाँ पे, ये वाली बात है। अब देखो डेल फाइ निकाल सकते हैं अपन, डेल फाइ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? डेल, और यहाँ पर बेटा आपका फाइ। देखो बहुत सिंपल तरीके से करा दूँगा क्वेश्चन को। ये आपका डेल का मान मैंने क्या बताया? आई, ये आपका डेल बाई डेल एक्स, ये आपका बेटा जे, और ये आपका डेल बाई डेल वाई, और ये आपका के, और ये आपका डेल बाई डेल आपका जेड। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, नहीं है? फिर आप ये वाला लाओ, आपका ये वाला पकड़ के, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका फंक्शन लाना पड़ेगा ना फाइ का मान। ये आपने फाइ का मान आपका ने यहाँ पर पुट कर दिया। कर दिया आपने फाइ का मान पुट। तो देखो आपका आगे क्या है? ये आई का आई, है ना? आपने
फिर डेल बाई डेल एक्स, जहाँ-जहाँ एक्स दिख रहा है उसका अवकलन करो। तो एक्स का अवकलन यहाँ पर एक्स है तो ये हो गया 2x, है ना? और यहाँ पर एक्स के सापेक्ष करोगे तो 6xy, क्या हो गया? 6xy। बाकी इसमें एक्स आपका है नहीं, ठीक है? तो एक्स कंप्लीट हो गया, प्लस हमने लगाया जे। अब डेल वाई, इसमें जितने भी वाई हैं उनका सबका क्या करना पड़ेगा? अवकलन। जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसमें तो वाई है ही नहीं तो 0, इसमें वाई है तो ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर, और आगे वाले का हो जाएगा 7 आपका जेड स्क्वायर, ये वाला। फिर आपका बेटा क्या? के, अरे फिर क्या? के में मतलब आपको जेड चाहिए तो जेड इसमें भी नहीं, जेड इसमें भी नहीं, लास्ट वाले में है। तो 7y, ये वाला। ये जो है वो आपका मान आ गया। तो क्या आंसर यही आएगा? नहीं बेटा, आपको पॉइंट भी गिवन है। अरे क्या गिवन है आपको? पॉइंट भी। तो पॉइंट आपको पी जो है वो आपके गिवन है। कितने गिवन है? 1, 2 और 1। यानी कि इन पॉइंट पे आपको इसका ग्रेडिएंट फाई का मान निकालना है। पॉइंट रखो बेटा, एक्स की जगह रखो 1, वाई की जगह रखो 2 और जेड की जगह रखो 1। तो एक्स की जगह 1 रखोगे तो 2, है ना? प्लस ये वाला, एक्स की जगह 1 और वाई की जगह 2, तो ये आपका 12। ठीक है बेटा? ये 12 आई कैप, प्लस ये आपका एक्स की जगह 1 3 और जेड की जगह आपका 1 3 और 10, ये आपका 10 और आपका जे, ये वाला। प्लस वाई की जगह कितना रखना है बेटा? 2, तो ये आपका हो गया 14 आपका के, ये वाला। यहाँ से अब इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ गया? इसको जब सोल्व करोगे बेटा तो 12 और 2 आपका 14, यानी कि 14 आई कैप, है ना? और प्लस आपका 10 जे कैप, प्लस आपका 14 आपका के कैप। ये आपका क्या आ गया बेटा? आंसर। अरे ये क्या आ गया आपका? आंसर। अरे क्या आ गया? आंसर, है ना? बड़ा सीधा-साधा सा है, ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात अपने में से इसमें से है नहीं। 1 सेकंड बेटा मैं देख लूँ, चल रहा है ना बढ़िया सिस्टम से? है ना? कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को ना यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे जो है वो पता लग जाएगा कि भई आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा। ठीक है? तो इस प्रकार से वो है अपन जो है वो डेल फाई निकालते हैं। अब ये डेल फाई निकालना बेटा ये जो है ये आपको इम्पोर्टेंट है। ये आपको आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको एक छोटा-सा क्वेश्चन और क्वेश्चन के माध्यम से आपको डेल फाई निकालना सिखाया। बड़ा आसान है, इतना कोई बड़ी बात भी है नहीं। है ना? ये वाली बात। आगे चलें? चलो, ये आपके डेल फाई पे बात हो गई। अब जो है, अब देखो क्वेश्चन आपको पेपर में जो है वो आपको इस प्रकार से प्रश्न मिल जाते हैं कई बार। ये आपका डेल दे दिया और यहाँ पर दे दिया आपका एलएनआर, है ना? ये वाला, है ना? और इसके जो है वो आपको बोल देते हैं कि आप ये बताओ, और 4 ऑप्शन दे देते हैं आपको ए, बी, सी। तो आपको चेक करके बताना होता है कि इसमें से जो है ये मान किसका होगा, है ना? ये देखो बेटा, ये वेक्टर नहीं आएगा यहाँ पे, है ना? वेक्टर आएगा तो वैल्यू कुछ और हो जाएगी, है ना? ये डेल एलएनआर, और इसका जो है वो आपको मान ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया आर क्या होता है? आर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर की पावर हाफ। बात हो गई थी अपनी, ठीक है। अपने को क्या बनाना है? एल एन आर, तो बनाओ। तो ये आपका एल एन यानी कि लोग, और ये आपका क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर, और ये आपका कितना बेटा? हाफ। यहाँ से तो एल एन आर, तो यहाँ से हाफ आ जाएगा बाहर, ये आपका एल एन, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को ये लोग की प्रॉपर्टी नहीं आती है तो वो भी अपने चीज़ों को जो है वो आराम से देख सकता है। जैसे यहाँ मान लो यहाँ पर कोई चीज़ है, जैसे मान लो b की पावर m है, तो इसको लिख सकते हैं mln b, ये वाला बेटा, है ना? ये आपकी एक लॉग की जो है वो आपकी प्रॉपर्टी होती है। जो मैंने साइड में बता दिया, इसी वजह से ये 2 जो है वो 1/2 जो है ये आपके इधर गुणा में आ गया है, ठीक है? ये वाली बात। अच्छा फिर आपको आगे क्या चाहिए? आगे चाहिए आपको ये वाला आपका ये डेल, तो डेल जो आपको डेल आपका चाहिए, और आपको चाहिए एलएनआर, ये वाला। तो आपको इसका मान लिखोगे तो आपका ये आपका डेल बाई डेल एक्स प्लस आपका जे और डेल बाई डेल वाई, और प्लस आपका के और आपका डेल बाई डेल आपका जेड। ये आपको जो है वो मान चाहिए, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई और के डेल बाई डेल जेड। ये वाली जो चीज़ें जो है वो आपको चाहिए। चलो, और यहाँ पर आपका एलन आर, ये वाली बात है। थोड़ा-सा मैं और देखूँ इसको, तो ये आपका आई, यहाँ से देखो डेल बाई डेल एक्स, और ये आपका एलन आर, ये वाला, प्लस आपका जे, और ये आपका डेल बाई आपका डेल वाई, और ये आपका क्या? एलएन आर, प्लस आपका ये आपका के, और ये आपका डेल बाई डेल जेड, और ये आपका एलएन आर, ये वाला।
अब ये देखो ये अब अपन को क्या करना है कि एलएनआर का एक बार एक्स के सापेक्ष अवकलन करके रखना है और एलएनआर का एक बार वाई के सापेक्ष अवकलन करके रखना है और एलएनआर का एक बार आपको जेड के सापेक्ष अवकलन करके जो है वो इसमें रख देना है और आपका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। ठीक है? तो मैं यही करा दूं, है ना? ये वाला, ये लिख लेना भाई आपको इसको साइड में ना, मैं आपको यही करा देता हूँ ये वाला, ये वाला, ये आ जाओ, ये वाला। अब देखो ये डेल बाई डेल एक्स और आपका एल एन आर, ये वाला। एल एन आर का मान ये रहा, एल एन आर का मान ये रहा। इसमें एक्स के सापेक्ष करोगे तो 1/2 तो बाहर, फिर लोग के सापेक्ष करोगे तो नीचे, यानी कि एल एन एक्स का क्या होता है 1/x, एल एन आर का 1/r, तो आर का ये वाला मान, ठीक है, ये आपका नीचे आ गया। फिर आपका x का, तो x एक्स स्क्वायर है इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 2x। कितना हो जाएगा? आपका 2x। इसका हो जाएगा 2x आपका, है ना? ये वाला। ऐसे ही आप दोबारा करोगे डेल बाय डेल y और आपका ln r का करोगे, आ जाएगा 1/2 और 2y सिमिलर, है ना? सेम, ये वाला। ये आपका जेड स्क्वायर और यहाँ से आपका डेल बाई डेल जेड और ये आपका एल एन आर और ये हो जाएगा 1/2 और ये आपका 2z और यहाँ पर आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आपका जेड स्क्वायर। ये देखो बेटा 2 से 2 आपका हर बारी कट जाएगा, है ना? ये वाला। तो ये जो सारे मान जो आए हैं वो आप किस में रख सकते हो? इस वाले में, इक्वेशन 1 में, है ना? पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में जो है मान रखने पर पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, है ना? ये वाला। तो यहाँ से क्या आ जाएगा i, यहाँ से डेल ln बार x, तो ये हो जाएगा x, है ना? ये वाला। अच्छा ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा? आर स्क्वायर। अरे क्या लिख सकता हूँ? आर स्क्वायर, आपको अभी बताया था, प्लस जे और ये आपका वाई बाई आर स्क्वायर प्लस आपका के और आपका जेड बाई आपका आर स्क्वायर। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ? 1/r स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस आपका जेड के कैप। इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसको लिख सकता हूँ बेटा आर वेक्टर। क्या लिख सकता हूँ? आर वेक्टर। तो ये हो जाएगा आर वेक्टर बाई आर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा? आंसर आ गया आर वेक्टर बाई आर स्क्वायर। लेकिन 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 क्या आप एक नंबर का क्वेश्चन इतना बड़ा करोगे? है ना? सोचने वाली बात तो ये कि क्या यदि पेपर में आ जाए तो आप इतनी कैलकुलेशन करने बैठोगे? नहीं, है ना? समस्या यही है ना? बच्चे को पढ़ने में जो है वो समस्या ये है कि बच्चा ऐसे पढ़ता है किताबों में, कि ये वाले तरीके, है ना? और ये इतने लंबे-लंबे तरीके होते हैं। अब मैं आपको इसको शॉर्ट में करवाऊँगा, है ना? देखना इतना शॉर्ट में करवा दूँगा ये, आपको लगेगा कि यार ये छोड़ने लायक प्रश्न नहीं था। अभी देख के लग रहा होगा कि 1 मिनट में तो होगा ही नहीं, तो फिर छोड़ने लायक ही है। क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि एक क्वेश्चन करने को लगभग 1 ही मिनट मिलती है, तो ये तो फिर हमें जो है छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको थोड़ी-सी जो है इसकी चीज़ें बताता हूँ। हाँ, थोड़े से इसके जो है कॉन्सेप्ट बताता हूँ, देखो, ये वाला। यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वापस से, ये वाला। देखो बेटा ये जो डेल है ना डेल, इसको अपन लिख सकते हैं क्या? देखो समेशन समेशन आई बराबर 1 और यहाँ पर n और यहाँ पर लिख सकता हूँ डेल डेल बाई डेल एक्स। सिर्फ एक क्वांटिटी लिख लो, डेल एक्स आई, यानी कि डेल एक्स आई, है ना? यहाँ पर जैसे आई का मान 1 है तो डेल एक्स है, आई का मान 2 है तो आपका क्या हो जाएगा? डेल वाई, और आई का मान जेड 3 हो जाए तो क्या हो जाएगा? जेड, है ना? ये वाला। तो यहाँ से ये आपका n तक नहीं, ये आपका कितने तक चल रहा है बेटा? 3 तक। अरे कितने तक चल रहा है? 3 तक, ये वाला। मैंने इस डेल को ये समेशन में चेंज कर दिया, है ना? क्योंकि इसको अगर मैं इसको पूरा लिखूँ, इस समेशन को अगर यदि मैं पूरा लिखूँ, देखो, थोड़ा-सा सीखना आप मेरे साथ, है ना? सीखोगे तभी बात बनेगी बेटा, ये वाला। इसको अगर आप थोड़ा-सा बड़ा करके देखोगे, तो देखो मैंने i का मान 1 रखा, तो i आपका डेल बाई डेल x प्लस ये j, है ना? i का मान 2 रखा तो j और डेल बाई डेल x2 मतलब अपॉन डेल y, ये वाला। अच्छा फिर k कैप और डेल x3 मतलब आपका डेल z, ये वाला। तो वापस वही आ गया। मतलब इस वाले को मैं ये लिख सकता हूँ, है ना? ऐसा कौन बोलता है? ऐसा मैंने बताया आपको कि इस वाले को ऐसा लिख सकते हैं। लिख लिया? ये वाला। अब देखो आगे की बात, मैंने लिखा समेशन, अच्छा ये वाला, ये वाला। अब यहाँ पर लिखो, देखो बेटा एलएनआर, क्या लिखा? एलएनआर, ठीक है। मैंने वापस लिखा समेशन आई बराबर 1, ये आपका 3, है ना? ध्यान से देखना, ये आपका डेल बाई आपका डेल एक्स, यहाँ पर, ये वाला। अब देखो कैसे कांड होता है। यहाँ पे ये एलएनआर का अगर एक्स के सापेक्ष अवकलन करूँगा, एक्स आई के सापेक्ष,
तो कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 1/r और फिर आपका आ जाएगा डेल r बाई डेल x i ये वाला। हो गया अवकलन। अब इसको मैं कह रहा हूँ समेशन को खोल दो। समेशन को जैसे ही खोलोगे तो ये आपका 1/r और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका i डेल r बाई डेल आपका x प्लस आपका j डेल r बाई आपका डेल y प्लस आपका k और डेल r बाई डेल आपका z। ये वाला। r क्या होता है? r ये तो पता ही है अपने को। ये तो मैंने बता ही दिया। यहाँ से निकालो 2r डेल r बाई डेल x। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x यहाँ से यहाँ कट जाएगा। यानी कि डेल r बाई डेल x का मान कितना है? x बाई r। ऐसे ही डेल r बाई डेल y का मान कितना? y बाई r। डेल r बाई डेल z का मान कितना? z बाई r। ये याद रहने लग जाते हैं बेटे कि डेल r बाई डेल x कितना होगा? x बाई r। ये याद रहने लग जाते हैं। जैसे-जैसे प्रैक्टिस होती है याद रहने लग जाते हैं। है ना? ये आपका 1 बाई r और यहाँ से हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस आपका z k कैप और नीचे क्या? r कॉमन आ गया। इसको ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ? r वेक्टर और आर आर हो गए बेटा आर स्क्वायर। ये लो, ये आ गया इसका मान। बताओ कौन से वाला माल फूकना है? ये वाला या फिर ये वाला? और ये भी इतना बड़ा इसलिए हो गया कि मैंने आपको समझाया। एक बार समझ आने के बाद अगर इसको करते हैं ना बेटा, 3 लाइन में खत्म हो जाता है। कितने में? 3 लाइन में जो है ये आपका खत्म हो जाता है ना? इसमें जो है वो आपकी दिक्कत इसलिए आई है क्योंकि अपन ने जो है इसको मैं समझाने में जो है वो आप लोगों को समझाया तो थोड़ा-सा बड़ा हो गया। है ना? ये वाली। तो ये आपका डेल जो है वो आपका एलएनआर का मान होता है। आगे चले बेटा, है ना? देखो और क्या-क्या चीज़ें हैं। मैंने ये आपका डेल 1 बाई आर मेरे को ये वाला क्वेश्चन करना है। ये वाला क्वेश्चन करना है। तो अब देखो अब मेरे वाले तरीके से करना है ना? एक मैंने आपको बुक वाले तरीके से करा दिया। क्या आपको ये नहीं लगे कि बुक में भी तो करके दे रखा है। मैंने आपको बता दिया कि बुक का मेथड बड़ा है और इतने बड़े मेथड जो है वो आप 1-1 मिनट में हैंडल नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको अपने मेथड पे ले आया हूँ, है ना? ये डेल 1 बाई आर। इसमें वापस इस डेल को क्या लिखेंगे बेटा? इस डेल को क्या लिख सकते हैं समेशन i बराबर 1 3 ये आपका i और ये आपका डेल एक्स आई ये वाला और ये आपका 1 बाई आर यहाँ से करेंगे तो समेशन i बराबर 1 ये 3 अच्छा इसका करेंगे तो i इसका करेंगे तो 1 बाई आर का करेंगे तो माइनस का 1 बाई आर स्क्वायर दूसरा आपका डेल आर बाई डेल एक्स आई यहाँ तक, सही है? डेल आर बाई डेल एक्स आई यहाँ से जब करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 बाई आर स्क्वायर ये तो आ जाएगा बाहर, समेशन वापस खोल दोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? है ना? ये आपका समेशन और ये आपका आई बराबर 1 और ये 3 और ये हो जाएगा आई डेल आर बाई डेल एक्स आई ये वाला। अब यहाँ से देखो वापस, ये हो जाएगा आपका कितना? 1 बाई आर स्क्वायर ये वाला। अब समेशन खोलोगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आई डेल आर बाई डेल एक्स आई अच्छा डेल आर बाई डेल एक्स वाला डेल आर बाई डेल एक्स प्लस जे आपका डेल आर बाई डेल वाई प्लस आपका के और डेल आर बाई आपका डेल जेड ये वाला बेटा। यहाँ से देखो करो 1 बाई आर स्क्वायर यहाँ से करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? ये आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप क्योंकि इन सब के मान मैंने करवा रखे हैं एक्स बाई आर एक्स बाई आर एक्स बाई आर आएगा तो यहाँ पर आर आपका कॉमन तो यहाँ से हो जाएगा कितना आपका? यह हो जाएगा आपका आर वेक्टर बाई आर क्यूब तो इसका मान कितना आ गया? आर वेक्टर बाई आर क्यूब माइनस ये वाली बात आपकी ध्यान रखनी है। आपको ये वाली बात भी क्या रखनी है बेटा? ध्यान, है ना? तो ये वाले और ये सारे मान है ना बेटा याद कर लेना। अगर आपको निकालने में ऐसा हो ना कि टाइम लग रहा है ना? तो आप याद कर लेना इनको, है ना? क्योंकि इन्हीं में से कोई एक आधा मान काम आ जाएगा और एक आधा नंबर आपको दिला जाएगा। वैसे इतना हार्ड है नहीं। अच्छा, यहाँ से मैं एक चीज़ और बता दूँ, अपने एक और शॉर्ट ट्रिक कर लें? एक शॉर्ट ट्रिक और देखो बेटा। ये हो गया समेशन आई बराबर 1 3 ये आपका आई और ये आपका डेल आर बाई डेल एक्स आई ये वाला। ये जो होता है ना बेटा समेशन डेल आर ये होता है बेटा आपका आर वेक्टर बाई आर। क्या होता है? आर वेक्टर बाई आर। इसका मान याद कर लो। जैसे इसका मान याद कर लोगे तो ये यही हो जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यही हो जाएगा। ठीक है? ये क्वेश्चन यही हो जाएगा। ठीक है? चलें आगे? यहाँ पे आ जाओ। यहाँ जब आएँगे अपन ये वाला तो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका है डेल बाई आपका
आर एन बाई आपका आर, आर एन बाई आपका अ, यही था क्या? आर एन बाई आपका आर वेक्टर होगा शायद, है ना? 1 सेकंड देख लेता हूँ बेटा मैं, है ना? ये आपका आर एन, ये वाला। पहले तो यही करते हैं अपन, है ना? ये इसका क्या आता है देखो, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, वही आपका ये आपका वेक्टर, ये आपका समेशन आई बराबर आपका 1 टू 3, ये आपका हो जाएगा आर और ये आपका डेल बाई डेल एक्स आई। यहाँ पर हो जाएगा बेटा आर एन, ये वाला, सही है? यहाँ से, ये हो जाएगा आई आपका और यहाँ से हो जाएगा एन एन आर आपका एन माइनस 1 और ये आपका समेशन आई बराबर 1 और ये आपका आई और ये आपका आ जाएगा डेल आर बाई डेल एक्स आई आपका, ये वाला। मान हो गया इतना? अब यहाँ से देखो ये एन आर एन माइनस 1 ये वाला और ये समेशन आई डेल आर बाई डेल एक्स आई, ये हो जाएगा क्या आर एक वेक्टर अपॉन आर। मैंने बता दिया था आपका पीछे, तो ये इसको मिलाओ वापस, तो ये हो जाएगा आपका ये ऊपर जाके माइनस में, तो ये आपका जो है एन आर एन माइनस 1 और ये आपका एक्स बाई आर। यहाँ से हो जाएगा एन आर एन माइनस 2 और ये आपका आर वेक्टर, ये वाला जो है ये आपका मान हो जाएगा आराम से, है ना? ये वाला। एक मान तो आपका ये, दूसरा क्वेश्चन और कर सकते हैं अपन, क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन ये वाला, डेल वेक्टर और ये हो जाएगा आर एन बाई आर वेक्टर, ये वाला। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो यहाँ से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ये आपका समेशन आई बराबर 1, ये आपका आई और ये आपका डेल एक्स आई और आर वेक्टर, ये वाला। करो इस क्वेश्चन को जैसे ही करते हैं तो ये समेशन आई बराबर 1, ये आपका आई और यहाँ पर अब देखो यहाँ समस्या ये आ गई बेटा, एक साथ 2 फंक्शन आ गए। कैसे आ गए? 2 फर्स्ट सेकंड मान के कर लो। तो मैंने इसको करा, तो ये आपका इसको करूँगा तो एन एन आर एन माइनस 1, एन आर एन माइनस 1 और डेल आर बाई आपका डेल एक्स आई, ये वाला। ठीक है? पहला ये हो गया, ठीक है। फिर मैंने प्लस साइन, अब मैंने आर एन को छोड़ दिया। अच्छा, रुको। ये वाला, है ना? ये आपका एन आर एन माइनस 1 डेल आर बाई डेल एक्स और मैंने आर वेक्टर को एज़ इट इज़ छोड़ दिया। प्लस अब मैंने आर एन को छोड़ दिया और इसको मैंने करा तो डेल आर वेक्टर बाई आपका डेल एक्स आई, ये वाला। अब मैं इस समेशन को खोलना चाहूँगा। इस समेशन को जैसे ही मैं चाहूँगा तो मैंने क्या लिखूँगा? जहाँ पे आई है वहाँ पे आई, ये वाला और यहाँ पर आपका एन आर एन माइनस 1 और ये आपका क्या हो जाएगा? डेल आर बाई डेल एक्स आई क्या हो सकता है बेटा? ये आपका हो सकता है सर एक्स डेल आर बाई डेल एक्स 1 करूँगा, तो ये हो सकता है एक्स बाई आर। क्या हो जाएगा? एक्स बाई आपका आर, ये वाला और ये आपका आर वेक्टर, सही बात। प्लस ये आपका आर एन और ये क्या है? डेल आर बाई डेल एक्स, ये देखो वेक्टर है, यानी कि ये आपका आर का वेक्टर है बेटा, ये वाला। और इसने क्या पूछा है? डेल आर बाई डेल एक्स। डेल आर बाई डेल एक्स करोगे तो आई आएगा और डेल आर एक्स बाई डेल वाई करोगे तो जे आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आई वेक्टर, ये वाला। सही है? यहाँ से और ये वाला प्लस अब यहाँ से यहाँ हो जाएगा जे, ये आपका एन आर एन माइनस 1 वाई बाई आर और ये आपका सेम वेक्टर प्लस आर एन और ये आपका जे वेक्टर प्लस ये ऐसे ही के वाला हो जाएगा, है ना? तीनों खोल लेना अपने को तो। ये आपका ज़ेड बाई आर और ये आपका आर वेक्टर और प्लस ये आपका आपका आर एन बाई आपका के वेक्टर, ये वाला के वेक्टर। अब सोल्व कर लो इसको। देखो आई का इधर गया, आपका हो जाएगा एन आर और एन माइनस 2, एन आर एन माइनस 2 यहाँ पर, ठीक है? एन आर एन माइनस 2 ये वाला और यहाँ पे हो जाएगा क्या? एक्स आई, क्या हो जाएगा? एक्स आई और यहाँ पर एक्स आई और ये आपका आर वेक्टर, यहाँ तक। यहाँ तक आपका कोई दिक्कत आपको है नहीं, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आगे चलो, ये आपका प्लस ये आपका, यहाँ से देखो ये आई और आपका आई, ठीक है? आई और आई जो है वो आपका क्या हो जाएगा? 1, तो ये कितना हो जाएगा? आपका आर एन, सही है? ये वाला प्लस आगे चलो, ये आपका जे और जे,
ये यहाँ से जाओगे तो ये देखो जे यहाँ इसके साथ जाएगा, तो वापस एन-आर आपका एन-आर-एन-2 और ये आपका वाई, वाई का आर जे और ये आपका आर वेक्टर इसमें अलग से। आर वेक्टर आपका इसमें अलग से। जे का जे के साथ करोगे तो अब वापस से आपका आर एन ये वाला। अब यहाँ से के का के करोगे तो ये आ जाएगा एन आर एन -1 -2 ये आपका और ये जेड और आपका के कैप, है ना? यहाँ पर आर वेक्टर बेटा अलग से है, ये वाला। ये के करोगे तो आर एन, कितना हो गया? आर एन। तो देखो आर एन के कितने मान हो गए? मैं यहाँ कर दूँ बचा हुआ? आर एन के कितने मान हो गए? 3। यहाँ पर देखो एन आर एन -2 है ना? और आपने आर वेक्टर कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ये वाला। ये इसमें और इसमें आपका कॉमन ले लिया और प्लस में हो गया आपका कितना 3rn ये वाला। सही बात है। ये हो जाएगा nrn-2 r और r हो जाएगा r वेक्टर हो जाएगा r स्क्वायर। क्या हो जाएगा? r स्क्वायर और प्लस आपका 3rn यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा n प्लस 3 कितना हो जाएगा? n प्लस 3 और आपका r की पावर n, n प्लस 3 r की पावर n इसका मान कितना आ जाएगा? आगे चलो। इसका मान आ जाएगा डेल आपका Rn और आपका जो R वेक्टर जो है, इसका मान कितना आ जाएगा? n प्लस 3 और आपका Rn ये वाला। ये वाला, है ना? ये आपका बेटा इसमें डॉट है भैया ना, ये आपका। डॉट होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे डॉट लग जाएगा। डॉट होगा तो यहाँ पे डॉट लग जाएगा, यहाँ पे भी डॉट लग जाएगा। जैसे इसमें भी आपका यहाँ पे डॉट लग जाएगा, है ना? ये बाकी तो सेम चीज़ दी जाएगी, इसमें आपका डॉट लग जाएगा, है ना? ये आपका, ये वाला। तो ये जो आपका जाएगा जे डॉट आर, है ना? ये वाला। तो ये आपका हो जाएगा जे इसके साथ करेंगे तो ये वाई जे और ये आपका आर डॉट, है ना? ये वाला, ठीक है ना? ये वाला। ये वाला। बाकी आपकी कोई चीज़ें बाकी सब चीज़ें आपकी ठीक हैं बिल्कुल, है ना? ये वाला, वो डॉट है भाई प्रश्न में, है ना? ये वाला, ये आपका आर और ये आपका आर स्क्वायर। चलो, यहाँ आ जाओ। तो ध्यान रखना भाई, है ना? यहाँ पे क्या है बेटा? डॉट। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अगर डॉट होगा तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, है ना? सिंपल वाला होगा। तो ये आपका एक्चुअल में डाइवर्जेंस वाले का है। किसका? डाइवर्जेंस का क्वेश्चन है ना? और यहाँ इसलिए करा काम आ जाएगा ना, डाइवर्जेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर अब आपको कई बार ये पूछ लिया जाता है कि इसका मान जो है वो आपका 0 कब होगा? अरे 0 कब होगा? तो कब होगा बेटा? जब आपका n का मान क्या होगा? -3 अरे n का मान -3 पे ये मान क्या होगा आपका? 0 तो ये याद रखना, है ना? ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये बहुत सारी एग्ज़ाम में जो है वो आपका आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो है यहाँ तक जो है वो हमने आपकी कौन-कौन सी चीज़ें पढ़ ली? ये हमने जो है यहाँ तक अपनी जो ग्रेडिएंट वाला जो पार्ट है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। अब जो है हम अगली क्लास में जो है वो अपना ग्रेडिएंट के बाद अपना कर्ल और अपना डाइवर्जेंस देख लेंगे और उसी के साथ जो है अपन ये चैप्टर जो है धीरे-धीरे अपन कवर कर लेंगे। ठीक है? फिर मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आपको गुड बाय और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है? ऑल द बेस्ट। पता नहीं।